नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इसी YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनटीपीसी के लिए कुछ चुनिंदा मैथ्स जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में लोहा और जिंक का अनुपात 4:5 है और दूसरे मिश्र धातु में लोहा, कॉपर और जिंक का अनुपात 3:2:7 है। यदि दोनों समान मात्रा में पिघलाकर मिलाया जाता है तो लोहा, कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैंने सैम्पल में लिख दिया है, आप समझदार हैं, इतना साइंस तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दोनों को जब मिला दिया गया, समान मात्रा में मिलाया गया, तो कितना होगा अनुपात लोहे, कॉपर और जिंक का। देखिए कैसे बनाएंगे, इजी प्रश्न है। उससे पहले हमें एक बात पे ध्यान रखनी है कि दोनों समान मात्रा में मिलाया गया है। कितना मिलाया गया है हमें नहीं पता है, कि 10 किलो है या 15 किलो है, क्या है ये हमें नहीं पता है। देखते हैं यहाँ पे, अगर जिंक पहले तो हम लिख देते हैं, लोहा को हम Fe और ये है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कॉपर और उसके बाद जिंक है। ठीक है, पहला में क्या है, लोहा और जिंक है। लोहा और जिंक है कितना रेशियो में, 4:5 में, ये फर्स्ट में है। सेकंड मिश्र धातु में है लोहा, कॉपर, जिंक। लोहा है कितना, 3 है, कॉपर कितना है, 2 है, और ये कितना है, 7 है। तो देखिए अगर ये 4 किलो है और ये 5 किलो है तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 kg, यानी कि ये टोटल 9 हो गया। सपोज इस तरह से हम समझे कि ये केजी में दिया हुआ है। तो अगर ये 3 kg है, 2 kg है, 7 kg है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 2 12। लेकिन हमें क्या करना है कि समान मिलानी है। यहाँ 9 है, यहाँ पे 12 है, यानी कि समान हमको करना पड़ेगा। समान कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 × 3 कर सकते हैं 9 को, यहाँ पे 3 × 4 कर सकते हैं, यानी कि 3 तो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या नहीं है, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है। तो अगर इस भाई साहब को हम 4 दे दें और इस भाई साहब को 3 दे दें तो देखिए दोनों बराबर हो जाएगा। कैसे, देखिए 3 3 9, 9 4 36, 3 3 9, 9 4 36। यहाँ पे क्या दिए थे, इसको 4 दिए थे, यहाँ पे क्या दिए, इसको 3 दिए। जब इसको 3 दिए तो यानी कि सभी में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 × 3 × 3। ऊपर क्या दिए थे, 4 दिए थे, तो यानी कि यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि इसमें लोहा कितना होगा, 16 होगा इसमें लोहा, और इसमें कितना हो जाएगा, जिंक 20 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, लोहा 9 हो जाएगा, और इसमें कॉपर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसमें जिंक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बात समझ में आई। सभी में कितना हो गया, 36 kg, यानी कि दोनों मिश्र धातु का जो आप कह सकते हैं अमाउंट है वो 36 kg। अब हम आसानी से मिला सकते हैं। देखिए ये तरीका है करने का, ये क्वेश्चन का। अब मिला दिए, दोनों को ऐड कर देते हैं। मिला देने के बाद ये क्या हो जाएगा, 9 और ये 6 कितना हो जाएगा, 9 और ये 6 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यानी कि मिलाने के बाद 25 kg तो लोहा इसमें आ गया। कॉपर यहाँ पे अंडा है, यानी कि 0 है, तो यहाँ से सिर्फ जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। रेशियो बीच में डालते चले जाते हैं। यहाँ पे जिंक 20 है, यहाँ पे 21 है, यानी कि दोनों मिलकर जिंक कितना बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे, ये हो जाएगा 41। अब देखिए ये रेशियो कहीं पे कट रहा है, नहीं कट रहा है, किसी भी अंक से हम नहीं काट पाएंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25:6:41 में हमारा जो दोनों मिश्र धातु है उसको पिघलाने के बाद ये रेशियो मिलता है, किसका, लोहा, कॉपर, जिंक का। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम एक ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है, बिंदु ए से टावर के शीर्ष, देखिए यहाँ पे हिंदी में थोड़ा मुझे लग रहा है कि गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम मैथ्स का स्टूडेंट हैं तो हम हिंदी पे नहीं जाएंगे, आप समझिएगा कि ये वर्टेक्स की बात कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो बिंदु ए से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पाद की ओर 20 मीटर जाने पे कोण 60 हो जाता है। पाद मतलब जो उसका फुट होता है, उधर की ओर हम बढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, 60 हो जाता है उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। टावर है, यहाँ कोई बंदा था, यहाँ कितना था इसका, 30 डिग्री, 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक आता है, यानी कि ये पाद है तो यहाँ तक आता है, तो ये 60 डिग्री हो जाता है। पूछ रहा है हाइट क्या होगा। ठीक है, ये हाइट होगा। तो देखिए आप तो कर लेंगे ये क्वेश्चन, आसानी से भी कर लेंगे, लेकिन आपको मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो इतना आसान है कि आप आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे, आपको इसके बारे में कोई पता नहीं है, यहाँ के जो डिस्टेंस है इसके बारे में कोई पता नहीं है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, tan 60 का फॉर्मूला।
tan 60 फैंसी आइटम है, आपको इसका वैल्यू भी पता होगा। क्या होता है? tan 60 होता है √3/1। √3 भी लिखते हैं या √3/1। यहाँ पे मैं 1 क्यों लिखा हूँ वो आपको समझ में आएगी। अब देखिए tan 60 √3/1 यानी कि ऊपर होगा √3 और हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं tan 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आई। जब ये √3 है तो ये क्या होगा, 1 होगा। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल। tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3 होता है। ठीक है, √3 होता है। तो यानी कि अवर में क्या हो गया, अवर में हो गया इधर वाला 1, ये वाला जो हाइट है वो 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो √3 हो गया। यानी कि tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/, क्या हो जाएगा, B। P कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसका जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। तो नीचे कितना होना चाहिए, √3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू √3। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो हाइट है वो दो ट्रायंगल के लिए निकालें, तो एक बार √3 आया, एक बार 1 आया। तो देखिए हम ऐसा करते हैं कि जो हाइट है उसको सेम बना लेते हैं दोनों ट्रायंगल के लिए। दोनों ट्रायंगल के लिए सेम ही है, तो इसको अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके साथ आया है, इसके साथ आया है। ठीक है, तो अगर हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी जो क्वांटिटी है उसको भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1/√3 है। तो ये जो रेशियो है वो हमेशा इसी रेशियो में रहना चाहिए। तो अगर हम √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 ये 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी 1/√3 था, अब भी 1/√3 है। देखने का नजरिया है थोड़ा बदल गया है। आप कहेंगे कि √3/3 लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि 1/√3 ही लिखा हुआ है। कैसे, देखिए अगर आप इसको √3 से ऊपर नीचे फिर से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, और 3 से 3 कैंसिल, तो 1/√3। तो कहने का मतलब सिर्फ देखने का नजरिया बदलना है। तो जब हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात समझ जाइएगा ना, तो आपको इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व होना चालू हो जाएगा। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, देखिए कोई भी चीज नया सीखते हैं थोड़ा डिफिकल्ट वो लगता है, लेकिन एक बार सीख जाएंगे और ये ट्रिक अपनाएंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। जब ये √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में कितना था, 1 था। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि जो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 3 - 1 यानी कि 2। और 2 की वैल्यू कितना दे रखी है, 20 दे रखी है। 2 की वैल्यू जब 20 दे रखी है तो यानी कि 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये वाला जो हाइट है वो हमारा कितना है, √3 है। तो यानी कि अगर 1 की वैल्यू 10 है तो √3 की वैल्यू हमको पूछा जा रहा है कि √3, यही तो इसका हाइट है √3, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देते हैं, आपको आसानी से उसमें समझ में आएगा। ग्राउंड के एक बिंदु से जहाज का उन्नयन कोण 60 है। 15 सेकंड बाद कोण 30 हो जाता है। यदि जहाज की ऊंचाई 1500 √3 मीटर है तो उसकी गति क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन में भी उसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। जहाज चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे था 60, अब 15 सेकंड के बाद क्या हो गया, 30 हो गया। 30 हो गया, हाँ 30 हो गया। हाइट कितना दे रखा है, 1500 √3 दे रखा है। यहां से यहां जाने में कितना सेकंड लगा इसको, ये लगा 15 सेकंड। यानी कि यहां से यहां जाने का जो डिस्टेंस है वो अगर हम पता कर लें तो डिस्टेंस अपॉन जो समय है उसको डिवाइड करके हम उसकी गति प्राप्त कर लेंगे। तो अब देखिए वही कंसेप्ट कैसे लगाएंगे। यहाँ पे 60 है, tan 60 मैंने क्या बताया आप जानते भी होंगे, √3/1 होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 1 होगा, तो ये वाला जो पूरा डिस्टेंस होगा वो √3 होगा। अभी जो एग्जैक्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है उसको आपको भूल के रखना है। अभी हमें रेशियो में ही टर्म को अप्लाई करनी है। तो इस ट्रायंगल में क्या हो गया, ये ऊपर वाला √3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो अब जितने भी हम यूनिट लेंगे सब इसी के रिस्पेक्ट में लेंगे, सब इसी के रिस्पेक्ट में लेंगे, यानी कि इसी ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये ट्रायंगल में क्या होगा, ये ट्रायंगल में tan 30 क्या होता है, 1/√3। यानी कि जो पहले अपन इसको √3 माने थे,
इस ट्रायंगल ने क्या कर दिया, इसको 1 कर दिया और यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसको √3 कर दिया, ठीक है। लेकिन हम जो दोनों यूनिट है, एक बार √3 है, एक बार 1 है, तो हमको दोनों को इक्वल बना देनी है। या आप इसको √3 से डिवाइड कर दें तो ये वाला जो डिस्टेंस 1/√3 कर दें तो वो वाला थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कर दें, इसको कर देते हैं √3, एक को हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक किसके साथ आया था, इसके साथ आया था, तो इसको भी हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई। यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये जो था वो दोनों में √3 आ गया, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया 3 हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक कितना था, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 3 हो गया, ठीक है। कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 3 आ गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है। यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया। और कितना सेकंड है, 15 सेकंड। तो हमें ये टोटल वेलोसिटी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर है और यूनिट को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यूनिट का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो पहले रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक √3 है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट कितना है, √3 है। यानी कि √3 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 1500 √3 दे रखा है, ठीक है। √3 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है एग्जैक्ट में, 1500 √3। यानी कि एक यूनिट का क्या हो गया, √3 से डिवाइड कर देंगे। पता करनी कितनी की है, 2 की। यानी कि अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो ये क्वांटिटी है वो मिल जाएगा कि कितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, कितना। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यह दूनी 30, या आप इसको लिख सकते हैं 1500 × 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना सेकंड में इतना गया है, 2 यूनिट कितना सेकंड में गया, 15 सेकंड में। यानी कि 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 से 15 कैंसिल, यानी कि 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। कैसे आपको यूनिट को यहाँ पे कन्वर्ट करनी है ये आपको सिखाने के लिए मैं ये क्वेश्चन मैं डाला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं उसी तरीके का, लेकिन ये सिंपल है उसकी अपेक्षा। देख लेते हैं इसको भी। किसी टावर के विपरीत दिशा पर स्थित 2 बिंदु P और Q क्रमशः पाद से A और B दूरी पे है तथा शीर्ष पर P और Q से बनने वाला उन्नयन कोण एक दूसरे का अनुपूरक है, यानी कि कंप्लीमेंट्री है, ठीक है। यानी कि एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री क्या होते हैं, दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। तो पूछा है टावर की ऊंचाई। टावर यहाँ पे है, यहाँ से P पे एक और एक Q पे अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से एंगल है, यहाँ पे एलिवेशन एंगल है जो कि कंप्लीमेंट्री है, यानी कि एक थीटा है तो एक 90 - थीटा होगा। तो हाइट पूछ रहा है, हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए tan थीटा मैंने बताया क्या होगा, tan थीटा होता है h अपॉन, यानी कि ये जो हाइट है, हाइट अपॉन ये हो जाएगा बेस। यानी ये कितना दे रखा है, a यहाँ से और यहाँ b दे रखा है इतना डिस्टेंस, और ये इतना डिस्टेंस a। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन a हो जाएगा, और tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा, h अपॉन b हो जाएगा, ठीक है, h अपॉन b हो जाएगा। अब देखिए tan 90 - थीटा को cot थीटा लिखते हैं, तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, cot थीटा। अब इधर वाला जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 देता है। यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 दे देते हैं, तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h² अपॉन ab हो जाएगा, ठीक है। तो हमें h पूछ रहा है, ab के टर्म में ही देना होगा, क्योंकि ab जो भी है वो तो दे रखा है, फिक्स है ab। h² इक्वल टू हो जाएगा ab, यानी कि h इक्वल टू हो जाएगा √ab। तो आंसर ये हो जाएगा h इक्वल टू √ab। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपको सीखना क्या था, जो मैंने यूनिट का कन्वर्जन बताया था कि दोनों जो यूनिट है उसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो यूनिट का फंडा है वो कैसे हम जो एग्जैक्ट फिगर है उससे रिलेट करके हम आंसर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के जो सेशन में मैंने कुछ जो मैथ्स बताए वो आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।